अरे कौन है ये? यदि क्या है रूल नंबर 7 वाली, पहले रूल वाली तो डाल दी थी क्या शायद मैंने 6 की। चलो मैं देखता हूँ, मैं सारी डाल देता हूँ। क्या बोला था? पहले सबसे पहले नहीं लिखवाया तो बना लेंगे, सी से ट्रांस है, सब बन जाएगा। इसके दोनों बन जाते हैं। निकल मैंने लास्ट में बता दिया था शायद। देखो भाई, ओए बोलो मत। तो उप सह संयोजक यौगिकों का संयोजकता आबंध सिद्धांत, उप सह संयोजक यौगिकों का संयोजकता आबंध सिद्धांत उतारो जल्दी। हो गया? चलेंगे इसके निम्नलिखित अवधारणाएं। नंबर 1। हाँ तो लिखो मत ना, इतनी जल्दी में उतार दे आदमी। इसमें लिखेंगे केंद्र, ये बीबीटी के नाम से आता है ना। इसमें लेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु लिखना। केंद्रीय धातु में, केंद्रीय धातु में डी उपकक्ष, केंद्रीय धातु में डी उपकक्ष रिक्त होते हैं। केंद्रीय धातु में डी उपकक्ष रिक्त होते हैं, डी उपकक्ष रिक्त होते हैं, जिनमें लिगैंड द्वारा, जिनमें लिगैंड द्वारा दिए गए, जिनमें लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, जिनमें लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन समावेशित होते हैं, जिनमें लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन समावेशित होते हैं, समावेशित होते हैं। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे धातु, धातु के ऑर्बिटल, धातु के ऑर्बिटल तथा लिगैंड के ऑर्बिटल, धातु के ऑर्बिटल तथा लिगैंड के ऑर्बिटल, लिगैंड के ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करते हैं, ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करते हैं,
परस्पर अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, जिससे जिससे उप सहसंयोजक यौगिक बनते हैं, जिससे उप सहसंयोजक यौगिक बनते हैं, यौगिक बनते हैं। पृष्ठ ब्लॉक उसमें लिख देंगे, अतिव्यापन जितना अधिक होता है, अतिव्यापन जितना अधिक होता है, अतिव्यापन जितना अधिक होता है, बंध बंध उतना ही अधिक प्रबल होता है, बंध उतना ही अधिक प्रबल होता है। अतिव्यापन जितना अधिक होता है, बंध उतना ही अधिक प्रबल होता है। प्रबल होता है। नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु के ऑर्बिटल में उपस्थित, केंद्रीय धातु के ऑर्बिटल में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन बंध बनाने की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बंध बनाने की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बंध बनाने की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। नंबर नेक्स्ट, यदि उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का समावेशन हुंड के नियम के विपरीत होता है। हाँ, हुंड के नियम के विपरीत होता है। हुंड विपरीत होता है। नीचे लिख देंगे उदाहरण, नीचे लिखो उदाहरण है, हेडिंग बना लो उदाहरण। उदाहरण में डैश लाग लिखो। इसमें लिख दो उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या। हाँ, उदाहरण में डैश लाग लिखो। उप सह संयोजन संख्या 6 और 4 वालों में
4 वाले यौगिकों का निर्माण। उप सह संयोजन संख्या, पहले 6 लिखना है। उप सह संयोजन संख्या 6 और 4, उप सह संयोजन संख्या 6 और 4 वाले यौगिकों का निर्माण निम्न प्रकार होता है। निम्न प्रकार होता है। निम्न प्रकार होता है। इसमें उप सह संयोजन संख्या उप सह संयोजन संख्या 6 वाले यौगिक, हाँ जी, इन यौगिकों में पीआरटी बना के लिखो। इसमें इन यौगिकों में यदि लिगैंड है तो खुद ही बता रहा हूँ अभी। ये उतार दो और बहुत साइड में कहीं लिख लेना, ऊपर कहीं। अभी इसकी टेबल बनाएंगे, प्रबल लिगैंड दुर्बल लिगैंड क्या होते हैं। यह है बीबीटी का पहला उदाहरण। बचपन में कोई सी क्लास में तुमने संकरण पढ़ा होगा, sp2 sp3, याद आ रहा है कभी? हाई स्कूल में संकरण पढ़ लिया ना तो दीवार कूद के भाग जाओगे स्कूलों की। कौन बोला था ये? इनका राजा का तो यही है, दीवारें कूदते होंगे तो उसमें चंद्रावती में जाकर गिरते होंगे, फिर दिक्कत वो उधर से इधर को फेंक देते हैं जी। अब दीवारें नहीं है उधर से। अच्छा हाई स्कूल यहाँ से किया था? नहीं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ गोविंद की। वहाँ से वैसे भागना भारी हो जाएगा। बात सबको बताई जाती है, पढ़ाया भी सबको जाता है, लेकिन फर्स्ट हर किसी की नहीं आती है। जो बातों को सुन लेता है, ध्यान दे लेता है, और जो ग्रहण कर लेता है, और जो हजम कर लेता है, समझ गए? हाँ जी, जो हजम कर लेता है उसी की फर्स्ट आती है, उसी की डिवीजन आती है, सबके नहीं आती है। ठीक है जी, हर साल बताता हूँ मैं बात, हर साल हर किसी की समझ में आती है, किसी की नहीं आती है, कुछ टपक भी जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट है, मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूँ कि तुम्हें थोड़ी सी तैयारी कैसे करनी है अपनी। ठीक है, हाँ जी, नहीं कोई देखो इधर, नहीं 5 मिनट बता रहा हूँ। तो अब सुन लो 1 मिनट तुम्हारे। मैं अरे लो बायो भी लो भैया, मारे फिर देखो इधर, ये अभी ना, अभी सुन लो 1 मिनट जरा। अभी फिजिक्स के तुम्हें भावना का
अनसोल्व पेपर ले लेना है। सुन लो, सुन लो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा ना, ब्रांड नहीं। अब सुन लो इधर, मैथ में तुम्हें, अरे सुनो इधर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि बता दिए, पता नहीं होगा उन्हें, फिलहाल देख लो दोबारा से ये। अब ये जो जब तुम इन सब चीज़ों को खरीद लोगे तो खरीद के रखनी नहीं है, जब तुम इन्हें पढ़ लोगे ना तुम्हारी 60-65% बनेगी, बस इतनी ही बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। ठीक है जी। अब और तुम्हें करने के लिए, और ज़्यादा तुम्हें करने के लिए इसमें क्या है कि जैसे फिजिक्स में मैं अपनी, पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात बताता हूँ, पहले फिजिक्स की बात बता देते हैं कि अनसोल्व पेपर तुम्हारे पास ये सारे नोट्स वगैरह हैं, अनसोल्व पेपर तुमने खरीद लिया, उसमें तो क्वेश्चन आंसर ढूंढने शुरू कर दिया, ठीक है, सब कुछ है। अब उसमें तुम्हें करना क्या है, और अब तुम्हें करना यह है कि हर कोई तो इस काम को नहीं करेगा, और कोई होड़ पर मत करना, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो ही करना। ठीक है, अगर तुमने ये कर दिया है, सोल्व कर दिया, मतलब उसके क्वेश्चन आंसर तुमने देख लिया, कोई भावना खरीद के तुम्हें उसके क्वेश्चन याद नहीं करने, रटने नहीं है, और उसमें लिखना लिखाना भी नहीं है। अभी जस्ट तुम्हें भावना ला के अनसोल्व वो पहला पेज खोलोगे, 2009 का सेट तुम्हें मिलेगा, उसमें 2009 के सेट में तुम्हें देखना है कि ये पहला क्वेश्चन है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिमाग में सोचना है कि ये कौन से चैप्टर में है। ठीक है जी, कौन से चैप्टर में। अब कौन से चैप्टर में तुम्हें पता चल गया कि भाई ये सोचो पहले चैप्टर का है, तो जस्ट ये सोचना है तुम्हें, जस्ट ये सोचना है कि इस क्वेश्चन से ऊपर क्या टॉपिक था, नीचे क्या टॉपिक है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है इससे ऊपर क्या टॉपिक था, नीचे क्या टॉपिक है, अपनी बुक में इसमें जो तुम्हारे नोट्स बनने। अब इतना करने के बाद अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है बहुत सारे 50% से ज़्यादा लोगों को तो पता नहीं होगा कौन से चैप्टर क्वेश्चन नहीं है, तो उस स्थिति में तुम अपनी किताब खोल के देखो, और किसी या दोस्त फ्रेंड से पूछ लो, मार्क कर लो, मुझसे आके पूछ लो, ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। ऐसे ही और जितने तुम क्वेश्चन देखते रहोगे, याद नहीं करने, अभी याद करने का मौका भी दूसरा आएगा, पहले अपना कॉन्सेप्ट के लिए कर लो कि क्वेश्चन आया कौन से में। जैसे कि किसी स्कूल में यूपी के कुछ ये कहावत नहीं है, रियलिटी है कि उन्होंने बोल दिया कि भाई नकल करवाएंगे सबको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबके नकल पे एडमिशन कर दिया इंटर में। ठीक है ना, बच्चों ने घुसी के मारा, पूरे साल ही नहीं पढ़ा, पूरे साल नहीं पढ़ा। अब उन्हें भाई साहब गाइड दे दी गई, मास्टरमाइंड वगैरह दे दिए गए थे, जब मास्टरमाइंड वगैरह लास्ट में दी गई, उन्हें 3 घंटे में भाई साहब 4-5 क्वेश्चन सारे मिले। जब उन्होंने पढ़ाई नहीं कि भाई साहब उसमें एम्पियर का नियम कहाँ है, तो वो तो पूरे गाइड और पेज पलटने पर लगने, कहाँ होगा क्या पता कौन सा उसमें होगा। तो तरीका क्या है कि अगर नकल भी करनी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई एम्पियर का नियम कौन से चैप्टर में है, तो डायरेक्ट तुम वही चैप्टर खोलोगे। तुम्हें यही नहीं पता है कि भाई एम्पियर का नियम कौन से चैप्टर में, किसी हाई स्कूल वाले को दे दो, ले भाई एम्पियर का नियम ढूंढ दे, तो आधा घंटा तो ढूंढने में लगागा, आधा घंटा सिर्फ एम्पियर का नियम ढूंढने में लगा देगा वो। अब जाके चाहे ट्राई कर लेना, या किसी आरट वाले को, इंटर वाले को, आरट वाले को ढूंढना है, देख भाई ये एम्पियर का नियम है, इसकी नकल करनी है और ये गाइड है, इसमें तो ढूंढ के दिखा देगा एम्पियर का नियम। भाई वो तो सारे चैप्टर पलटेगा, हो सकता है वो 20 में पलटे, हो सकता है पहला भी पलटे, होता थोड़ा पता है, जिसे पता है वो वही वाला पलटेगा। और कुछ तो भाई साहब वही निकालेंगे एग्जैक्ट, कि जैसे आगे जाएंगे फट से पीछे आ जाएंगे, पीछे जाएंगे आगे आ जाएंगे, ऐसे करके क्या गलत पेज खुल रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट वाली बात है। अभी तुम्हारा कोई सा भी क्वेश्चन जब तुम उठाओगे ना तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता नहीं चलेगा, समझ गए, कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा। कॉन्सेप्ट का पता लगाने के लिए तुम्हें उसके आगे के पीछे क्वेश्चन देखने, आगे पीछे के मैं क्यों दिखवा रहा हूँ, क्योंकि जस्ट अगली बार तुम कोई दूसरा पेपर खोलोगे ना तो तुम्हें, जैसे नीचे हमने गुलाम का नियम किया हुआ है कोई सा, तुम्हें पता चल गया गुलाम का नियम जो है वही हमारा पहला चैप्टर है, उससे पीछे का क्या है, अनस्तों पीछे का आवेशों के गुण करवाए थे, उससे आगे क्या था ना, विद्युत क्षेत्र करवाया था। तो तुमने 2 क्वेश्चन उसके साथ और देख लिए। अगली बार जब वो कोई दूसरे पेपर में आवेशों के गुण आएंगे ना तो तुम्हें याद है, तुमने अभी तो देखा था कि यार आवेशों के गुण गुलाम के नियम से पहले थे, समझ गए, तो और पता चल गया। या विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई, तो तुमने अभी तो देखा था, तो अब तुम्हें पता चला अच्छा गुलाम के नियम के जस्ट बाद में है, तो अभी तुम्हें पता चल गया। याद नहीं करना, याद करने के लिए दूसरा टाइम है अभी। तो पूरे इन पेपरों में तुम्हें जितने भी तुमने अभी भावना के और केमिस्ट्री में तुम ये खरीद के लेके आओगे, तो इसमें तुम्हें अभी चोर सिपाही खेलना है, चोर सिपाही कहते हैं उसे, क्वेश्चन आंसर ढूंढना है, चेक करना है कि कौन से चैप्टर में। अब यहाँ हर किसी में जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से चैप्टर का, बहुत सारे तुम्हें अभी नहीं आएंगे क्योंकि 20 में चैप्टर या कोई से भी चैप्टर होंगे, तो मार्क कर लेना, मुझसे पूछ लेना, या अभी सिर्फ सोचो कि कौन कौन से उसमें है। इतना करना है। इतना करने के बाद में मैथ का तुम सोल्व कर लो अपना, जो मैथ वगैरह पढ़ लें। बाय वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, ज़्यादातर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मास्टरमाइंड या उसमें विद्या के कोई मॉडल खरीद लेते हैं, उनसे तो वो शायद पास ही हो जाएंगे या टपक जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं होना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बाय वाले के लिए कि या तो वो बुक से पढ़ें, सबसे बेस्ट अच्छा तरीका तो यही है कि बुक से ही पढ़ें, और अगर जो बुक से नहीं पढ़ रहे हैं
तो ट्यूशन तो खैर कोई पढ़ता नहीं है बायो का, कोई पढ़ रहा हो तो अच्छी बात है, फिर नहीं है तो फिर चित्रा से पढ़ेंगे। इसका ना भावना का लेना है, ना टॉप 10 लेना है, ना कोई लेना है। अब अगर तुम राहुल टॉप 10 वगैरह ले लो या भावना का ले लो तो इसका ना अनसोल्ड पेपर ही ले लो, या अगर सोल्ड पेपर भी ले लो तो वो सिर्फ इस वजह से ले, इस वजह से लेना कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, इस वजह से लेना बायो का। इस वजह से मत लेना कि क्वेश्चन जैसे आते हैं जस्ट उसके नीचे का पढ़ लो, उससे नंबर नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन के आंसर जो लिखने हैं भले से उसका प्रारूप कुछ भी देख लो, लेकिन आंसर तुम्हें बुक से या गाइड से देख के लिखो, क्योंकि उसमें विस्तार से लिखा होता है, बड़ा लिखा होता है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा होता है, बुक में अच्छा लिखा होता है। बाकी जो है वो तुम्हारे पास ये जो इसके कहते हैं टॉप 10 वगैरह आइडिया वाइडिया के मॉडल चलते हैं, ये तो लेनी नहीं है। और हिंदी की देखो हिंदी की किताब से मत पढ़ो, क्योंकि तुम इतने बड़े लेक्चर होने जो हिंदी का अर्थ निकाल लो, समझ गए। हिंदी का अर्थ तो भाई साहब विद्वान ही निकाल पाते, हिंदी का अर्थ तो हिंदी में निकलता ही नहीं है, ठीक है ना। कितने भी दोहे पढ़ लो, कितनी भी कविताएं पढ़ लो, बस याद ही कर सकते हो, अर्थ ना निकलता उसका। नहीं, हमसे नहीं निकला, तुमसे कहाँ से निकले वो चक्कर मत पढ़ो, ना निकलता भाई साहब। वो सुनो, हमारी समस्या ये है, वो सुनो हमेशा क्वेश्चन ये रहा है कि यार जब उन्हें कविताएं लिखनी थी या दोहे लिखने थे तो नॉर्मल हिंदी में लिख देते, क्या दिक्कत थी, आराम से समझ में आ जाता। अब उल्टी सीधे दोहे लिखे हुए, वो लैंग्वेज क्या थी उसका खोज की हमने कि भाई वो लैंग्वेज है कौन सी, तो ब्रज भाषा है वो वृंदावन उधर की साइड पहले चलती थी, या उधर के एरिया में सारे जितना भी पहले एरिया था वो सारा उत्तर प्रदेश, बिहार वार, बंगाल वंगाल सब एक साथ था, तो उधर सब ये ब्रज लैंग्वेज चलती थी। तो जितने भी कवि वगैरह बने वो सब ब्रज लैंग्वेज में अपनी कविताएं दोहे लिख के चले गए, और यहाँ आगे बेचारे सब लोग परेशान हैं, ठीक है ना। तो उससे जो पढ़ो, विस्तार करना है, जो भी करना है, तो भाई साहब वो गाइड में अच्छा लिखा होता है, वो भी किसी अच्छे खासे विद्वान ने लिखी होती है। चित्रा की गाइड ले लो, उसके लिए ये होता है। हिंदी के क्वेश्चन आंसर बीच बीच में पढ़ते रहो, याद करते रहो, स्पीड तुम बना ही रहे हो अपनी लिखने के हिसाब से, ये करते रहो। एग्जाम टाइम में लास्ट टाइम पर तो सुन लो यार एक मिनट, अब अगर तुम सारा का सारा पेपर करके भी आओगे ना तो 70-80 नंबर आएंगे, पूरे नंबर तुम्हारे कभी नहीं आते हैं। बाकी जो 10-15 नंबर तुम्हारे पूरा लिखने पे भी कट रहे हैं ना, वो इस वजह से कट रहे हैं क्योंकि तुम किसी और तरीके से लिख के नहीं आ रहे हो। वो तरीका तुम्हें लास्ट में बताऊंगा मैं कि कैसे लिख के आना है, जो तुम्हारे 90-95 नंबर आ जाएंगे, 100 नंबर तो नहीं आएंगे। उत्तराखंड बोर्ड वाले जो हैं, उत्तराखंड बोर्ड वाले 100 में से 100 नंबर हिंदी में नहीं देते, CBSE बोर्ड वाले दे देते हैं, उत्तराखंड बोर्ड किसी को नहीं देता है, समझ गया। 100 में 100 नंबर नहीं देता है कभी भी, तो 95-96 तक पहुंचा देते हैं वो, 98 भी शायद किसी को दिए, हिंदी में नहीं देते हैं वो। चित्रा में वो उसमें CBSE बोर्ड में दे देते हैं 100 में से 100। तो चित्रा की गाइड से पढ़ना हिंदी, ठीक है जी। इंग्लिश जो है, अब इंग्लिश के तो सारे विद्वान हैं, मुझे पता है, ठीक है जी। सुना है, देखो इधर 35 नंबर की आती है ग्रामर, 30 से 35 नंबर की ग्रामर आती है। पूरे साल ट्यूशन पढ़ना बेवकूफ़ी है। अब जो है लास्ट टाइम पर अब सब के सब जितने भी हैं, पहले तो मैं व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक हमारे टीचर हैं उनसे बात चल रही है, अगर जो हो जाए बात तो। लेकिन अगर तुम्हारी अपनी कोई व्यवस्था है तो लास्ट के 2 महीने अपने ट्यूशन पढ़ो, इंग्लिश का सब पढ़ो, समझ गए। कहीं भी व्यवस्था, मैं पर्टिकुलरली नहीं कह रहा हूँ कि साहब हमारे यहीं पढ़ो, यहाँ व्यवस्था बनती है ठीक है, यहाँ व्यवस्था नहीं बनती है कहीं भी पढ़ो। अब सुनो इधर, देखो इधर, जो सबसे बेकार से बेकार टीचर होता है, सबसे बेकार से बेकार इंग्लिश में जो टीचर होता है, अच्छे तो शायद ही कोई है, तो वो शुरुआत कहाँ से करते हैं। देखो इधर 9th में, अबे सुनो इधर, 9th में जब तुम लोग जाओगे ना, 9th में जब तुम जाओगे ना तो वो 10 से स्टार्ट करते हैं, 10, सिंपल सी बात है। 10th में जाओगे तो भी 10 से स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट ईयर में जाओगे 10 से स्टार्ट कर देंगे। अब सुनो इधर, उससे अगला सेंटेंस तुम उनसे पूछो सर ये टेंस पेपर में तो आते नहीं है, तो उनकी ओर से जो जवाब आता है वो कॉमनली सबका एक सा होता है कि भाई साहब जब तक टेंस नहीं आएंगे तुमसे इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, अब शायद एक बार पहले मैंने और भी बताया था तुम्हें कि भाई वो अपने वो कर लेना, रोज के 10 शब्द याद कर लेना, अगर जो किसी को याद आ रहा हो तो, है नहीं है तो। और मैंने पूछा था कि 3-4 महीने बाद तुमसे मैं और पूछूंगा कि किसके कितने शब्द याद हो गए, तो अब तक तो तुमने तमाम विद्वान बन चुके होगे, मुझे पता है। हाँ, और ऐसा नहीं है, सुनो इधर, जिस दिन मैं बताता हूँ ना उस दिन तो बहुत जोश में रहते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, फिर वो जैसे भाप होती है ना गैस, धीरे धीरे कम हो जाती है, वो उसी हिसाब से कम हो जाती है। कुछ यहाँ 3-4 लोग ऐसे थे जो उन्होंने मुझे सुनाए भी थे, 3-4 दिन तक तो फोन पे सुनाए थे, सर जी याद कर लिए मैंने, ठीक है जी। हाँ, और कुछ ऐसे थे कि देखो मेरे 200 हो गए, मेरे 300 हो गए, ठीक है जी। तो यार उसे क्यों देख रहा हूँ, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ,
ठीक है ना। तो वो सुनो सर, ना जो समझने वाले थे वो समझ गए। अब मुझे 2-3 दिन तक तो सुनाया कि मेरे 200 हो गए, आज मेरे 250 हो गए। मैं कह रहा यार बड़ी स्पीड से चल रहा था, मैंने तो 5 दिए थे, रोज बंदा 50 याद कर रहा है। इस हिसाब से तो इसे रोको कहीं ऑक्सफोर्ड ना पहुंच जाए यार ये। हाँ बहुत तेज इस बार। आज कितने थे ना, आज 50 थे, 3-4 दिन बाद पूछे 150 हो गए अभी बात है। हाँ आज वो 200 भी याद नहीं होंगे उसे, वो 200 भी नहीं होंगे जो उस दिन मुझे 200 सुना रहा था और कह रहा सर जी चाहे तो आज सुन लो। मन की ना भैया मैं डर गया, कोई बात नहीं, 200 है अच्छी बात है। इसलिए कहते हैं कि किसी एक ही दिन खाना मत खाओ, रोज भाई साहब दिल कर भी रहे ना तो भी थोड़ा ही खाओ, क्योंकि खाने के लिए टाइम बचना चाहिए, भूख बचनी चाहिए ताकि दूसरा भी खा सको। तो 5 याद कर देना अब तक, तो अब तक तुम्हारे 500-600 हो जाते। और वो याद करने का तरीका मैंने बता दिया था कि पेंसिल से मार कर आके वो कर लेना चाहिए। अब जिसने भी किया होगा ठीक है, क्योंकि हर कोई तो करता नहीं है, जो करता है वो जो पार हो जाता है, जो नहीं करता वो नहीं कर होता है। अब सुन लो इधर, अब तक के पूरे का पूरे मौका खड़ेगा यहाँ का, और पूरे यहाँ का हिंदी मीडियम का इतिहास उठा के देखना, इतिहास समझ गए जी। हाँ जो सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं ना, सबसे नंबर मैथ वगैरह या फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं। फिजिक्स में इसमें 98, 99, 99, 100 में से 100 आ जाते हैं। मैथ में भी इनमें इन तीनों में ऐसे ही चलते हैं, 100, 98, 99। टॉपरों की बात कर रहा हूँ मैं, ठोकरों की नहीं कर रहा हूँ। तो इसके होते हैं। फिर इन तीनों में रहते हैं, बायो में भी, मतलब ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जो सबसे भारी होते हैं ना, सबसे ज़्यादा नंबर इसी में ही आते हैं, कभी भी कॉमनली उठा के देख लेना। अब फिर दूसरे नंबर पर कौन सा सब्जेक्ट रहता है, वो रहता है हिंदी, जो हिंदी रहता है। तो आगे इनमें आपस में क्रम लगा रहता है। बाकी जो दूसरे नंबर पर रहता है हिंदी रहता है कि 80, 85, 90 तक, 92, 93 तक नंबर पहुंच जाते हैं हिंदी में। और जो सबसे बुरा सब्जेक्ट रहता है वो रहता है ये, वो सबको पता है किसी ने, जो हमारे यहाँ से मैं बता नहीं था फिजिक्स में उसके 98 नंबर है, केमिस्ट्री में 98 नंबर है, उसमें मैथ में शायद 100 में से 100 थे। उसके जो लड़का है था जो उसके यानी कि नहीं वो अभिषेक जो था, तो हाँ उसके इतने नंबर थे। अब 98 नंबर फिजिक्स में, 98 केमिस्ट्री में, मैथ में भी अच्छे थे। अब उसके तुम इंग्लिश में नंबर देखो, वो डूबा पड़ा है इंग्लिश में, समझ गए। तो अब समस्या क्या है कि उसके फिजिक्स में 98, सुनो सर, उसके फिजिक्स में 98 नंबर उस साल की टॉपर दिव्यांशी से भी ज्यादा थे, उसके 97 नंबर थे, समझ गए। जो उत्तराखंड टॉपर है, उत्तराखंड टॉपर के 97 नंबर थे, उसके 98 नंबर थे। और उसमें दोनों में बराबर थे। केमिस्ट्री में, मैथ में भी शायद 1-2 नंबर का फर्क था। अब फिर कहाँ हुआ, वो फ्लोप कहाँ हो गया, उससे पीछे कहाँ रह गया यार। उसके इंग्लिश में 90-95 नंबर है, उसके बेचारे के 50-60 नंबर है, रह गए। तो ये पोजीशन है। और ऐसा नहीं है, कितने कितने नंबर ऐसे हैं। हाँ पिछली बार लड़कियों के ऐसे नहीं कि खाली उसके उस साल जो और दूसरी लड़की हैं और जो दूसरे लड़के आए थे उनके नंबर कम नहीं थे, उनके ऐसे थे 96, किसी के 95, या उसके बाद भी इस साल भी देख लो 95, 93 ऐसा करके नंबर है। लेकिन जो पीछे को सब्जेक्ट खींच के लेके चले जाता है वही लेके जाता है ये। बाकी सोचो, अरे सुनो, एक के किसी के 98 नंबर है, सोरो एवरेज 98 नंबर है, और इंग्लिश में तुम्हारे आगे 50 नंबर। अब इनका औसत लेकर जरा देखना, वो बेचारे के 70-75 के % रह गई, खत्म पीछे को लेके, क्योंकि इसके नंबर जो है इसकी मेहनत इसमें चली गई सारी। ये होता है। इसलिए ये जो इंग्लिश पूरे साल खोल कर नहीं देखते हैं ना, तो इसलिए इंग्लिश को भी थोड़ा ध्यान दो, इंग्लिश पे भी बीच बीच में ध्यान दो। एक तो तुम्हारी स्पीड नहीं होती इंग्लिश में, पेन नहीं चलता है, चलाना चाहोगे तो कोई ना कोई पॉइंट रह जाता है, कोई फुल स्टॉप रह जाता है, कोई कोमा रह जाता है। ये छोटी मोटी चीज़ें भी ध्यान दो, और इंग्लिश की स्पीड भी ना हो। साथ साथ इंग्लिश के जो 35 नंबर की ग्रामर आती है उसे भी पढ़ना जरूरी है। अब अगर जो कोई तुम्हें क्वेश्चन लिखवा रहा है, कोई टीचर जैसे इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ लगे, टेंस वेंस तो उसे छोड़ो, वरना टेंस वेंस नहीं आते, चक्कर मत पड़ो जाता है। ये होता है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में कहाँ ग्रामर में ये ले जाते हैं, वो बेकार है ग्रामर सारी। अब तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि उसमें आता क्या है, तो भाई साहब डायरेक्ट टॉपिक पढ़ो अपना। डायरेक्ट टॉपिक क्या होता है, जो तुम्हारा सिलेबस है ना, मैं वो पढ़ाऊँ। क्या पढ़ाना है कि भाई शॉर्ट नोट कैसे बनाए जाते हैं, लेटर कैसे बनाए जाते हैं, किसी पे पैसेज कैसे वो लिखना होता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना होता है। ये 4-5 टॉपिक आते हैं तुम्हारे लिखने, तो यही तो आते हैं। कोई पेपर उठा के देखें तो वो ये 4-5 टॉपिक आते हैं, तुम्हें ये पढ़ना है कि कोई शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, कोई यात्रा का वर्णन हम कैसे करते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है, कॉन्सेप्ट मैथ की तरह पढ़ो इसे। मैथ की तरह पढ़ने का मतलब होता है कि आधा सब्जेक्ट या आधा टॉपिक तो उस क्वेश्चन आंसर में लिखा होता है। अगर किसी ने छांट लिया तो आधा तो वहाँ से लिखा होता है, थोड़े से अपने ऊपर से मेकअप करना होता है, कुछ नीचे से कुछ ऊपर से, भाई साहब हो गया पूरा तैयार क्वेश्चन। अब अगर जो तुम्हें पूछा जा रहा है कि भाई अपनी सोसाइटी के लिए किसी नल की समस्या के संबंध में किसी उसे अधिशासी अभियंता को, मतलब किसी उसमें अपने नगर पालिका के अधिशासी अभियंता को लेटर लिखना है, तो वो सारा मैटर तो ऊपर ही लिखा होता है, बीच में तुम्हें ऐड करना होता है कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, या समस्या क्या है वो ऐसी, या बिजली की समस्या है, तो किसी को भी लिखना होता है अपने। अब सुनो उधर, वो सब चीज़ें पढ़ो और ऐसे ही बोलो उनसे कि भाई हमें मेन टॉपिक पढ़ा, फालतू का कूड़ा कबाड़े से हमें मतलब नहीं है। पढ़ना जरूरी है, ना पढ़ने वाले तो वही है 50-60 पे रह जाते हैं रट रटा के। गाइड से पढ़ना इंग्लिश भी, ठीक है जी।
और कोशिश करो कि उसका सार निकाल कर पढ़ो, हिंदी निकाल के थोड़ा पढ़ो तो और अच्छा रहता है, नया क्वेश्चन भी तुम ऐड कर लेते हो। बाकी अनसीन पैसेज वगैरह जो छांटने होते क्वेश्चन वो तुम्हें सिखा देंगे अपना, जो भी किस्सा पढ़ोगे, और कोशिश करो तुम खुद ही छांटो। ठीक है जी, ये सब है। अब सुन लो इधर, अरे सुन लो, मैन बात तो सुन लो। अभी 65 या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बने तो 70 नंबर बनेंगे फिजिक्स में तुम्हारे, इस तरीके से अब तक तुमने जो भावना उपना से पढ़ोगे या जो नोट्स से पढ़ लो तुम। अब बात आती है कि भाई जो मेरे नोट्स से भी पढ़ोगे ना तो भी इतने ही आएंगे, कभी ज़्यादा वहम में पढ़ रहे हो, मैं अपनी कभी खुद ही बता देता हूँ। तो अब कोई कहे यार ये जो पूरे 98 100 आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं भाई, समझ गए? तो अब उसका मेथड सुनो क्या होता है कि भाई अब तुम्हें जो करना है ना, आज से अब तुम्हें एक 10-20 वाला रजिस्टर और खरीदना है, 10 या 20 वाला रजिस्टर और खरीदना है। ठीक है जी, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री, मतलब एक ही में कर लेना काम उसमें। अब तुम्हें करना क्या है कि पहले चैप्टर से तो शुरू मत करना, ज़्यादातर तो जो लोग पहले चैप्टर से 2-3 दिन ही फिर वहीं के वहीं घूम कर रह जाते हैं, 2-3 चैप्टर के बाद या पहले से भी शुरू करो। तो क्या करोगे कि एक शॉर्ट रजिस्टर बनाओ। शॉर्ट रजिस्टर का काम क्या होता है? शॉर्ट रजिस्टर में तुम्हें 2 काम करने हैं। ठीक है जी, पहला काम सुन लो क्या करना है। एक तो तुम्हें जो आर्टिकल है ना, विदाउट थ्योरी डायरेक्ट आर्टिकल लिखने हैं उसमें, देखो, और विदाउट थ्योरी डायरेक्ट आर्टिकल लिख लो। थ्योरी लिखना कोई भारी काम नहीं होता, वो 2 मिनट में तुम एग्जाम में भी लिख लो। लास्ट टाइम पे जब पढ़ोगे तो थ्योरी पढ़नी होती है, आर्टिकल तुम्हारा तैयार रहता है। अब जैसे कैसे पढ़ना भाई, गुलाम का नियम है, तो हर किसी को दिमाग में रिपीट हो गया। गुलाम का नियम क्या होता है कि 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाला समासन, ये सब हो गया, परिभाषा सुन ली तुमने। तो तुम क्या करोगे, सुन तो ले करो अभी जरा कि यार अच्छा ये था अनुक्रमानुपाती, क्या था कि यार Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती 1/r, F अनुक्रमानुपाती हो गया ये Q1 Q2 अपॉन r², और F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये गुलाम का नियम बनकर तैयार हो गया। ये रिपीट कर लिया तुमने, उस शॉर्ट कॉपी में लिख दिया, बस हो गया तैयार। एक तरह की कॉपी होती है वो भी। अब दूसरा तुम्हारा जैसा आता है अक्षय स्थिति या निरक्षय स्थिति, तो तुम्हें ऊपर की थ्योरी नहीं लिखनी होती है। चित्र भी अगर तुम्हारे दिमाग में है तो चित्र ठीक है, दिमाग में तो मत बनाओ, अरे है तो फटाक से आपको चित्र बना लो कि यार यहाँ जो था हमारा Q1 था, यहाँ दिया एक तो माइनस था और एक ये प्लस वाला था ऐसे, और यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, वो 12 थी, और यहाँ से r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना था। तो इसके कारण जो था वो r - l आ जाता है, इसके कारण जो था वो r + l आ जाता है। तो डायरेक्ट तुम क्या करोगे कि E1 बराबर 1/4πε0 प्लस के जैसे कारण निकाल लें तो Q अपॉन r + l का स्क्वायर, E2 बराबर जो 1/4π Q अपॉन r - l का स्क्वायर। अब दोनों में जब परिणाम निकालोगे तो E बराबर है ना भाई, ये माइनस वाला जाता था, E2 - E1 निकाल दोगे, आंसर करके 2 लाइनों में तुम्हारा आगे का कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई निकलने के आर का मान निकलने लेने पर पकड़ने लेने पर ये कुछ नहीं है, ये तुम्हें डायरेक्ट आर्टिकल करना है। यहाँ आर्टिकल तैयार हो गया, आधे घंटे में पूरा चैप्टर तैयार करके बैठ जाओगे इस तरीके से। आधे घंटे, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, वरना आधे घंटे में पूरे चैप्टर, क्योंकि इससे आगे क्या टॉपिक बचे, इससे आगे तुम्हारे टॉपिक बचे, टो वाला मान निकालने के बचा, डब्लू वाला बचे, जो वाला ये हो गया। ऐसे अगले चैप्टर पर जाओ, अगले दिन अगले चैप्टर पर जाओ, उससे अगले दिन उससे अगले चैप्टर पर जाओ, ये तुम्हारे आर्टिकल तैयार हो रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन छोड़ के चलो। अभी थ्योरी के लिए कोई टाइम नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी मेमोरी क्या है, अगले 2-3 मिनट में तुम ऐसे भूल जाते हो। तो थ्योरी के लिए तुम्हारे पास लास्ट टाइम मिलेगा तुम्हें, अभी आर्टिकल तैयार करो, ये याद रहेगा तुम्हें। ठीक है जी, आर्टिकल अब सुन लो इधर, आर्टिकल तैयार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि अगर कोई आर्टिकल तैयार कर लेगा तो अब तुम उस पोजीशन में पहुंच जाओगे कि 80-85 नंबर पर आराम से पहुंच गए। अभी बाकी बचे 15 नंबर, अभी भी 15 नंबर कम रह गए। तो वो 15 नंबर होते हैं न्यूमेरिकल के, क्योंकि छोटे मोटे न्यूमेरिकल तुम कर दोगे, जो बड़े न्यूमेरिकल हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं। 2 ही कारण होते हैं, या तो छोड़ देंगे या गलत कर देंगे या अधूरा छोड़ देंगे उसे करके। ये होते हैं जैसे हमने वो उसमें दे दिया था किरचॉफ वाला क्वेश्चन आ गया, या कोई और बड़ा क्वेश्चन आ गया, या प्रेरण कुंडली वाला कोई ऐसा आ गया, LCR परिपथ वाला आ गया, कोई ऐसे वाले क्वेश्चन आए थे, तो उन्हें छोड़ देते हैं या अधूरे हो जाते हैं, बीच में करते करते गलत हो जाते हैं। गलत इसलिए होते हैं क्योंकि तुम्हारी पेन की नोक पर वो निकले नहीं होते हैं पूरे साल। तो क्या होना होता है कि वो सवाल हमें एक बार निकालने हैं, समझ गए। मैथ वाला सवाल गलत क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैथ एक बार सबने कर रखा होता है। फिजिक्स के सवाल गलत क्यों होते हैं, क्योंकि फिजिक्स के सवाल सिर्फ मैंने किए होते हैं, अभी तुमने नहीं किए हैं, वो तो मेरे किए कराए तुमने उतारे हैं। मैथ में तुम खुद कर लेते हो, इसलिए वो सवाल गलत नहीं हो पाते। अब क्या करना है तुम्हें कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो इसकी भी तुम्हें गाइड लेनी है। हाँ, इसकी भी गाइड लेनी है। अब इसकी गाइड 2 तरीके की आती हैं, एक तो आती है न्यूमेरिकल की गाइड, समझ गए, न्यूमेरिकल की ही गाइड आती है। और अगर जो न्यूमेरिकल की गाइड तुम्हें ना मिले तो ऐसा पूरी थ्योरी वाली गाइड कर लो, तो उसमें से थ्योरी तुम्हें पढ़नी नहीं है, उसमें से तुम्हें सिर्फ न्यूमेरिकल करने। ठीक है जी, न्यूमेरिकल गाइड से न्यूमेरिकल करने। अब कोई कहे भाई साहब तुम न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा रहे, हमारे हर चैप्टर में 10, 15, 20 न्यूमेरिकल चल रहे हैं, लेकिन वो 10, 15, 20 न्यूमेरिकल जरूरी नहीं है कि वही वाले आ जाएं, उस जैसे भी आ सकते हैं, उससे थोड़े हटके भी आ सकते हैं। तो उस स्थिति में अब तुम्हें क्या करना है कि पहले चैप्टर से तुम्हें अब न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है। यानी कि तुम्हारे पास ये दिसंबर का पूरा महीना है और आधा जनवरी का है, इससे 1 और 1.5 महीने में तुम्हें न्यूमेरिकल निकालने।
ठीक है जी, वो भी गाइड से न्यूमेरिकल निकाल का फायदा ये, कहीं अटकोगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा मुझसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी जो पिछले साल के हायर नंबर वाले बच्चे हैं ना, हायर नंबर वाले बच्चे, नाम सबके नहीं लेना, पता चल जाएगा जितने भी हैं, तो पिछले साल वाले तो क्वेश्चन उन पर सब पे गाइड हो गया, तो उनकी ले लेना पुरानी वाली, ठीक है जी, सब पे गाइड है जितने भी हैं। तो जो पिछले साल के निकल गए यहाँ से पास आउट हो गए, अब तुम्हें क्या करना है, गाइड लो, और गाइड लेके तुम्हें वो क्वेश्चन करने, 3 काम तुम्हारे फिजिक्स में हो जाते हैं। एक तो तुम्हें वो भावना का सोल्ड पेपर, उसमें सिर्फ ढूंढना है तुम्हें, बाकी दूसरा जो है वो तुम्हें शॉर्ट आंसर करने हैं, और तीसरा जो है वो तुम्हें गाइड से न्यूमेरिकल करने, ना थ्योरी करनी है ना आर्टिकल करने, डायरेक्ट अंक के क्वेश्चन पर पहुंचो और देखो उसमें कैसे क्वेश्चन दिए। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें पता है कि यार इसका धारा का मान निकालना है, तुम्हें देखने से समझ में आ रहा है, छोड़ दो। कोई क्वेश्चन है, अब तुम अगला क्वेश्चन जैसे में लग रहा है यार ये तो हल करने वाली चीज़ है, इसमें कोई कैलकुलेशन की गई है, उसे करो। ऐसे करते करते अब उसे निकालना शुरू करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है भाई साहब कि 100 में से 100 नंबर लाने से तुम्हें रोक दें, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इन पे ही बनते हैं, समझ गए? कोई ताकत नहीं है जो कोई रोक दे। अब केमिस्ट्री में क्या, केमिस्ट्री में तो अभी तुम ये भावना करो और बाकी इसके शॉर्ट नोट वगैरह कुछ बना लो। इसका बाकी क्या काम करना है केमिस्ट्री के लिए अभी तुम्हें बाद में बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब रियल केमिस्ट्री चलेगी ना, ये जो केमिस्ट्री चलेगी ना, मैं इसे केमिस्ट्री नहीं कहता हूँ, ये तो फर्जी केमिस्ट्री चल रही है। रियल केमिस्ट्री जो है ना वो 10वें चैप्टर के बाद चलेगी, जिसे ओरिजिनल केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें अभिक्रियाएं चलती हैं, जिससे जो असलियत में केमिस्ट्री होती है। तो वो जो केमिस्ट्री चलती है ना, उसमें अभिक्रियाएं रोज के रोज तुम्हें घर के नहीं दी जाती है, उसके लिए टेंशन मत लो। रोज 5 अभिक्रियाएं मैं रोज घर के लिए देता हूँ, और रोज 5 मिनट अगले वो चेक की जाती है, अगली 5 अभिक्रियाएं फिर दे दी जाती है। तो वो बड़ा अच्छा क्रम चलता है हमारा रोज का। तो अभी अभिक्रियाएं, क्योंकि जस्ट अभी 3-4 दिन में वो 10वां चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से सही केमिस्ट्री चलनी स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी, और पीछे के क्वेश्चन आंसर भी तुम्हारे चलते रहते हैं। तो केमिस्ट्री की तैयारी तो साथ साथ यही होती रहती है तुम्हारी, ये होता है। बाकी सब काम खरीद लो, जिससे नोट करना वो कर लो, इस हिसाब से तैयारी करोगे ठीक है, वरना अपने हिसाब से तो तुम कर ही रहे हो जो भी कर रहे हो, ठीक है जी। अब आ जाओ उसमें अपने टॉपिक पर। हाँ बार है, हाँ ये सब चीज़ें। तो चित्रा की फिजिक्स की गाइड अगर कोई खरीद सकता है तो खरीद लेना, सेकंड हैंड भी मिल जाती है, जाके 50-60 रुपए की सारी मिलती है, नई भी 100-150 रुपए की कुल मिलती है। वो क्या कर रहा है और क्या, तुम इसकी बात मत आया करो ना। देखो भाई, अब ओए, एक तो तुम अपनी पढ़ाई करोगे, और सुन लो इधर, अरे सुनो इधर, उन एंटीवायरस लोगों से बच के रहना है जो कि तुम्हारे साथ ही रहते हैं और तुम्हें डुबा देते हैं, ठीक है जी। देखो इधर, कुछ साथ के दोस्त पता कैसे होते हैं, देखो इधर, कुछ साथ के दोस्त ऐसे होते हैं कि देख यहाँ कुआ, देखिए कुआ देखा तूने भाई साहब, बड़ा मजा आता कूदने में। हाँ देखो, जैसे आसपास 2-4 को लेके जाएगा, हाँ देख है ना, कूदेंगे, देखा है ना, मैं भी कूदूंगा, है ना, जैसे 3 कहेंगे ना चलो एक साथ कूदेंगे, ऐसे होते हैं उनमें से 1, 2, 3 तुम कूद गए, वो खड़ा रह गया, ठीक है ना, आराम से भैया तुम्हारे ठिकाने लगा के आ गया, और बाकी को ढूंढते हैं। तो भाई साहब उन दोस्तों से तुम्हें बच के रहना है कि खुद तो लगातार पढ़ लें, ठीक है ना, और तुम्हें रोक रहे हैं, या पता चला कि जैसे तुम पढ़ने बैठे हो सब पता चला, हाँ इसके पढ़ने का टाइम हो गया, तुम्हें बुलाना पहुंच गया, कहाँ गया, हाँ जल्दी आ। हाँ उन सब पहुँचना होता है। वो यही तो करेगा, ये जो चालू नहीं किया, ये उसी के लिए बताया था। जो चालू होने वाले हैं वो तो अपना काम कर रहे होंगे, वो तो 10 में 15 24 में 10 में 11 चैप्टर को निकाल दिया होगा ना, वो तो मेरे साथ साथ चल रहे होंगे। जो नहीं पढ़ रहे वो ये करें, ठीक है जी। यार एक बात है, ओए अगर चालू करना है किसी को या जैसे कोई करना तो वो हेरा काट के थोड़ा करेगा, वो तो कर ही देगा। अब कोई करेगा चलो यार आज से चालू करना है पढ़ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसका पहले से काम ठीक ठाक है, समझ जाओ। जो भी काम करो, जो भी कुछ कर रहे हो, भाई सुनो, किसी को बता के थोड़ा करोगे, अपना करो साइड से जो भी कर रहे हो। कोई दिक्कत आ रही है मुझसे पूछो। अब देखो इधर, अरे अब इधर देख लो जरा यार, सुन भी लो यार भाई। हमें इसका निर्माण करना है। अब देखो, इसका निर्माण करने के लिए हमें करना क्या होता है, संकरण तो हमारा लगेगा ये। अब ये भी नियम याद रखना कि संकरण कौन सा होता है, प्रबल लिगैंड जो होते हैं, अगर उनमें से लिगैंड ये वाले उपस्थित हैं तो अंदर वाला डी वाला भरा जाता है, अंदर वाले डी में लिगैंड जुड़ता है। और अगर जो लिगैंड होते हैं ये, इसकी एक पूरी अभी सारणी बनाई जाएगी लंबी सी, तो अभी तो फिलहाल इनसे काम चलाओ। ये दुर्बल लिगैंड होते हैं, ये प्रबल लिगैंड होते हैं। तो दुर्बल लिगैंड होंगे तो बाहर वाला वो भरा जाएगा डी। अब वो कैसा भरा जाता है, ये CN है, प्रबल लिगैंड है, तो अंदर वाला डी भरा जाएगा। अब देखो कैसा भरा जाएगा, भरने का तरीका समझो।
सबसे पहले तुम ये देखो कि क्रोमियम, ये हम पता क्या बता रहे हैं, अब तक जो तुमने IUPAC की है उपसेशन यौगिकों की, ये बने कैसे हैं, हम अंदर की बात बता रहे हैं इनके, कि इनमें बंद कैसे बने होंगे। तो वो बंद कैसे बने होते हैं, वो होता है कि CR से लिगेंड जुड़े हैं, CR से लिगेंड जुड़े। तो हम पहले CR का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके देखते हैं। CR का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 24। तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 और 3d10। तो जो अभी ना हम 3d तो 5 लिख देंगे और 4s1 लिख देंगे, ठीक है जी। अब इसके आगे भी कक्षा भी चल रही होगी, क्योंकि 4 का कक्षा स्टार्ट हो गई, तो आगे कौन सी कक्षा होगी अब इसमें 4p भी होगी, ले भले से वो खाली हो लेकिन कक्षा तो होगी, ठीक है जी, वो तो कक्षा होनी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, देखो जरिए हमें सबसे पहले इसकी इसमें देखो ऑक्सीजन संख्या कितनी है, CR की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, मतलब कितने पे इसने क्रिया करनी स्टार्ट की होगी, तो इसने +3 पर क्रिया करनी स्टार्ट की होगी, +3 पर। अच्छा +3 पर इसने क्रिया करनी स्टार्ट की होगी, तो अब देखो क्या आया होगा, इसमें आया होगा, इसमें से लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बाकी तो सभी ऐसे ही चलेंगे, और यहाँ से आ जाएगा 3d3 4s0 और 4p0 +3 पे। तो अब +3 पे इसने यौगिक बनाने शुरू किए होंगे। तो अब हम इसके अंदर के ऑर्बिटल देख लेते हैं। तो यहाँ लिखी जाती है तलस्थ अवस्था, तलस्थ अवस्था में हम इसके ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 ऐसे भरे गए होंगे, और ये सब खाली है तुम्हारा। ये कौन सा है, ये 3d, ये 4s और ये 4p। अब इसके बाद जो है ना, अब हमें पता है कि इसमें हमें चाहिए कितने थे, हमें करना था d2 s और p थे, यानी कि d के 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए, खाली हैं। s का 1 ऑर्बिटल चाहिए, वो भी खाली है। p के 3 ऑर्बिटल खाली चाहिए, वो भी खाली है। तो हम यहाँ उत्तेजित अवस्था नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट संकरित अवस्था लिखेंगे। वरना अगर जो खाली नहीं होते ना, जैसे यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरे होते तो हम इन्हें खाली करवाते बैक साइड में भर के, तो हम उसे लिखते उत्तेजित अवस्था, मतलब गर्म वरम करना पड़ता। लेकिन अब गर्म करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा संकरित अवस्था आ जाएगा। अब देखो संकरित अवस्था क्या है, संकरित अवस्था में CR का निर्माण। अब देखो निर्माण में थ्री डी 4s 4p इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए थे, ये भरे गए थे। अब जो है कितने लिगेंड जोड़ लें, CN, ये CN6 है ना, तो एक CN तो अब यहाँ आने वाला है। तीर यही वाला लगाना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जब CN ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो इलेक्ट्रॉन भरे गए तुम्हारे, ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए होंगे। अब यहां से जुड़ गया, इससे संकरण कौन सा हुआ है, संकरण हुआ कि D के कितने ऑर्बिटल खर्च हुए, 2, S का 1, P के कितने 3, संकरण बस जी इतना, इसका निर्माण हो गया। अब हमें लास्ट में बनानी होती है इसकी संरचना, किस बनी होगी, ये उतार लिया था। अब देखो हाँ डबल जाया था ना, अरे लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन ही तो देगा। देखो CR तो यहाँ होगा, CN जो वो यहाँ होगा, यहाँ होगा, इस जगह होगा, हर एक कोने पे CN लग गया। अब इसमें इस पर आवेश भी है -3, लेकिन ये संरचना ऐसा होती नहीं है, ये संरचना होती है ऐसी, ऐसी।
और इसे कहते हैं यार माइनस ही तो होगा यहाँ भी। अष्टफलकीय संरचना होती है अष्टफलकीय। और चुंबक की प्रकृति बतानी है भाई। देखो पीछे देखना लास्ट वाली कक्षा में क्या, अगर जो सारे का सबके सभी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनवा तो प्रतिचुंबकीय है। और कोई एक इलेक्ट्रॉन भी अकेला रह जाता है तो अनुचुंबकीय। इसमें तो तीन तीन है तो हम इसे लिख देंगे अनुचुंबकीय। हाँ जी बस जी इतना करना था। सुनो इधर ऊपर की 6 लाइनें छोड़ के ना इसे उतार लो सबको। उदाहरण जो तुमने लिखा ना ये का निर्माण, इसकी 6 लाइनें छोड़ दो और यहाँ से उतार दो, वो कल लिखाएंगे। इसमें नहीं लगा अभी, कल को लगाएंगे।